अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। जैसा कि आप में से अक्सर लोग सुन चुके होंगे, अब से तकरीबन 9 घंटे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने पीएफ ने ईरान में ईरानी बलूचिस्तान सीस्तान में 7 मुकामात पे सरावान के इलाके में बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट पीएलएफ के ठिकानों के ऊपर हमले किए। ये पाकिस्तान की काउंटर स्ट्राइक थी। उस स्ट्राइक के मिसल स्ट्राइक के खिलाफ जो कि कोई तकरीबन 28 घंटे पहले ईरान ने मिसल स्ट्राइक की पाकिस्तानी बलूचिस्तान में, जिसमें अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस 2 बच्चियों की डेथ हुई और 3 बच्चियां जो हैं वो शदीद जख्मी हुई। और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने अपनी सेकंड स्टेटमेंट में जब ईरान से अपने एम्बेसडर को विड्रॉ किया और ईरानियन एम्बेसडर को कहा वहीं रहें आप, और तमाम विजिट्स कैंसिल किए, तो ये भी कहा था कि हम राइट ऑफ रिप्लाई, इसका जो राइट ऑफ पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक का या पाकिस्तान कोई भी एक्शन लेने का, रिस्पॉन्स करने का हक जो है वो पाकिस्तान रखता है, जो बिल्कुल डिप्लोमेटिकली करेक्ट है। बिकॉज पहली स्ट्राइक, मैं कहता हूँ कि पहली गलती जो है वो ईरान की तरफ से हुई, जिसने तमाम नॉर्म्स को वायोलेट किया, एक अनप्रोवोक्ड हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कह दिया था कि हम काउंटर स्ट्राइक कर सकते हैं। अब जो काउंटर स्ट्राइक हुई है उस पर अभी तक ईरान की हुकूमत का कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स मैं देख नहीं सका। 9 घंटों में शायद अभी आ जाएगा। लेकिन ईरान का जो ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल मीडिया है, जैसे तस्नीम है, जैसे महर है, उनकी जो खबरें हैं वो ये हैं कि इन पाकिस्तानी स्ट्राइक्स में 7 लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, जाँ बहक हुई हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, इसमें कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब के सब नॉन ईरानियन सिटीजन थे। गलबन उनका कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन के सिटीजन थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत ने, जो फॉरेन ऑफिस ने इस ऑपरेशन का नाम बताया है, वो ऑपरेशन का नाम है मर्गबार सरमचार। अब सरमचार ये बलूची जो रेजिस्टेंस है, जो मिलिटेंट्स हैं, जो रेजिस्टेंस है, ये अपने आप को सरमचार कहते हैं। जो बलूची जुबान में उसका मतलब जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि फ्रीडम फाइटर्स हैं। और मर्गबार का मतलब है डेथ। सो पाकिस्तानी ऑपरेशन का मतलब है डेथ टू द बलूची फ्रीडम फाइटर्स। ये बड़ा आयरॉनिक नाम है, अगर इसका कुछ और नाम रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस हमले की जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो एक तंजिया किस्म की स्टेटमेंट है, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सीएनएन के एंकर पर्सन फरीद जकरिया के साथ जो बात करते हुए, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए जो एक्सप्लेनेशन दी थी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बलूचिस्तान में हमले की, उसका हू बहू उल्टा करके, जिसको मिरर इमेज कहते हैं, अक्स के तौर पे उसका जवाब दिया गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर हुसैन अब्दुल्हिया जो हैं, अमीर हुसैन हुसैन अमीर अब्दुल्लिया जो हैं, उन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया था फरीद जकरिया को, तो वहाँ उन्होंने एक्सप्लेनेशन की दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। हमने जो हमला किया वो हमने ईरानियन दहशतगर्दों पे किया। जैश अल अदल की तरफ उनका इशारा था। मतलब उनका कहने का था कि ये ईरानियन शहरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने हरगिज़ पाकिस्तानी जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनको हमने टारगेट नहीं किया। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कई दफ़ा बताया गया, मई 2023 में, जुलाई 2023 में, नवंबर 2 और दिसंबर 2023 में, कि जैश उल अदल ईरानियन ऑफिशियल्स पे हमले कर रहा है, जिसमें ईरानियन लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने चूंकि कोई खातर खा इस पर कार्रवाई नहीं की, उसको रोक नहीं सके, इसलिए ईरानियंस ने खालिस्तन अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंदर ये काउंटर स्ट्राइक किए। और ईरान रिस्पेक्ट्स पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पाकिस्तान सॉवरेनिटी। अब पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की भी यही स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान होल्ड्स ईरान वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान इज अ ब्रदर इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान रिस्पेक्ट्स ईरान सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। लेकिन अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंदर हम मजबूर हुए और हमने ये हमले किए हैं। और ये जो बलोच लिबरेशन मूवमेंट, ये बीएलए के लोग थे, इनके हवाले से हमने ईरानियन हुकाम को मुताद दफ़ा बताया, लेकिन ईरानियन हुकाम इसके हवाले से कोई खातर खा कार्रवाई नहीं कर सके, इनको रोक नहीं सके, इसलिए हमने ये काउंटर स्ट्राइक किया। सो बेसिकली तौर पर जब मैंने अपना पिछला एनालिसिस ऑफर किया था, तो मेरा मेरा एनालिसिस भी ये था, मेरी होप थी, और होप ही मेरे एनालिसिस को गाइड कर रही थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग, कि पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक नहीं करेगा। और उसकी वजह मेरे जहन में ये थी कि मुझे लग रहा था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो खासी कॉन्सिलिएटरी हैं। ईरान के फॉरेन ऑफिस को कम से कम ये एहसास हो गया है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जो कुछ किया वो गलत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है। और ना सिर्फ ये कि फरीद जकरिया के साथ इंटरव्यू में उन्होंने एक सॉफ्ट लैंग्वेज इख्तियार करने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान डिजर्व करता था, जिस तरह से हिंदुस्तान की स्टेटमेंट थी पुलवामा के बाद या बालाकोट स्ट्राइक के बाद, कि हमें पाकिस्तान को ठोकना था, ठीक करना था, पाकिस्तान ने ये किया। वो पाकिस्तान को वहाँ पे ब्लेम नहीं किया गया था। और उसके बाद जब ये खबर आई कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्हिया जो हैं, अमीर हुसैन अब्दुल्हिया जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जलील अब्बास जलानी को फ़ोन पे कांटेक्ट किया, एक ऐसे वक्त में जबकि जलील अब्बास जलानी साहब युगंडा में, कंपाला में एक नॉन अलाइन मूवमेंट की डेलीगेशन को लेकर वहाँ पे गए हुए थे।
वहाँ उन्होंने उनसे बातचीत की। तो मुझे पूरी उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि बहुत ही सीजन डिप्लोमेट हैं, उन्होंने उनको ये कन्वे किया होगा, उन्होंने उनको कहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत गुस्सा है, पाकिस्तान में पब्लिक रिएक्शन है, गवर्नमेंट बड़ी एम्बेरस्ड है, ह्यूमिलिएटेड है, मिलिट्री के अंदर बहुत एंगर है, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो काउंटर स्ट्राइक की बात कर रही है। तो मैं बड़ा आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पाकिस्तान आएँ, डेलीगेशन लेके आएँ, एक कॉन्सिलेटरी नोट ईरान अख्तियार करे, ताकि दोनों मुल्क जो हैं डिप्लोमेटिकली इस मसले का हल निकाल सकें, और एक रीसेट हो सके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का। मेरी कम अज़ कम उम्मीद ये थी, और मेरी उम्मीद की वजह ये थी कि मुझे इस खत्ते की जो सारी की सारी रीजनल सिचुएशन है वो मेरे सामने थी। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि इसका कोई डिप्लोमेटिक हल निकलेगा। मेरा एनालिसिस गलत साबित हुआ, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस हरगिज़ नहीं चेंज हुए जिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से मुझे ये उम्मीद थी कि इस किस्म की पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक नहीं करेगा। मैंने बहुत से पाकिस्तानी एक्स डिप्लोमेट्स, और जो जिनको मैं मुदब्बर समझता हूँ, उन्हें मुझे सुनने का भी मौका मिला, जिसमें डॉक्टर मलिहा लोधी का मैंने डॉन के ऊपर देखा था इंटरव्यू पाकिस्तानी काउंटर स्ट्राइक से पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरा ख्याल है कि हमने जितने स्टेप ले लिए हैं ये बहुत हमने सही स्टेप ले लिए हैं, कि हमने अपने एम्बेसडर को विड्रॉ कर लिया है, ईरानियन एम्बेसडर को हमने कहा है कि आप ना आएँ, हमने अपने विजिट्स और अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, हम अपने डिस्प्लेजर का इजहार कर रहे हैं, और अब इसके आगे हमें डिप्लोमेटिकली चलने की ज़रूरत है। उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया कि खत्ते के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है, हमारे पहले ताल्लुकात न हिंदुस्तान के साथ अच्छे हैं, अफगान तालिबान के साथ हमारी बहुत टेंशन है, और ईरान के साथ हमें टेंशन को मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरे जहन में और भी बहुत सी चीज़ें थी, जिनमें से कुछ का मैं जिक्र अभी आपके सामने करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता 22-23 महीनों से बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की जो पोस्चर और ओरिएंटेशन है, उसमें बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है। बहुत महीने पहले जब मुराद सईद साहब ने, जो पीटीआई के लीडर हैं सवात से, XMNA है, जब मुराद सईद ने ये दुहाई देनी शुरू की कि TTP जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो री एंट्री हुई है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, उसके जो सर्कमस्टेंसेस उन्होंने एक्सप्लेन किए, अपने शकूक का उन्होंने इजहार किया, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में हथियारबंद लोग यहाँ पे कैसे आ गए हैं, इन्होंने हमले कैसे करने शुरू कर दिए हैं, कि किसको टारगेट कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने इन खदशात का इजहार किया था, तो मैंने उस हवाले से सीरीज ऑफ वीलॉग्स, कई वीलॉग्स में उसका जिक्र करते हुए अपने इस खौफ का, थ्योरेटिकल खदशे का इजहार किया था, कि मुझे बहुत खतरा है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन से कि पाकिस्तान जो है उसके नए एनिमीज डिफाइन किए जा रहे हैं, और अफगान तालिबान को, जिनकी खातर पाकिस्तान ने गाली खाई, लान तान खाई, जो पूरा हमारा थीसिस था कि अफगानिस्तान के अंदर एक फ्रेंडली गवर्नमेंट अगर होगी, हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, हमारे अपने लोगों की, हमारे अपने फ्रेंड्स की गवर्नमेंट होगी, तो हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ वॉज। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि आपने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेना है, अपनी हुकूमत वहां बैठानी है। मकसद ये था कि अगर आपके पास एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगी, तो आपको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, बिकॉज हमारे पास ईस्ट में, हिंदुस्तान की शक्ल में, साउथ में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, जहां हमारा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह ईरान के साथ हमेशा हमारे ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे भी नहीं रहे, लेकिन हमेशा कम अज़ कम उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रही, और हमें एक तरह की डेप्थ मिलती थी। 75 बरस से हमने ईरान के साथ कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट तो हमारा नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा है कि ईरान के साथ हमारी टेंशन जो है वो इस हद तक बढ़ गई। तो इसी किस्म का एनालिसिस जो है, मैंने देखा कि बहुत से फॉरेन पॉलिसी के लोग दे रहे थे, और मेरा भी एग्जैक्टली यही एनालिसिस था कि ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये हमारे सामने होंगे। और मुराद सईद वाली जब से एपिसोड हो रही थी, तो मैंने साथ ये भी कहा था कि मुझे बहुत खदशा, ये सिर्फ थियोरेटिकली मैंने उस वक्त कहा था, लेकिन अब उसकी प्रैक्टिकल, फिजिकल, कंक्रीट मैनिफेस्टेशन जो है वो हमारे सामने आ रही है। तो मैंने इस खतरे का इजहार किया था कि पाकिस्तान के दुश्मन रीडिफाइन हो रहे हैं। पाकिस्तान में को हिंदुस्तान की तरफ से कूल ऑफ करके पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल इंडो अमेरिकन, जिसको आप अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन प्लान कह सकते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन अब अफगान तालिबान बनते जा रहे हैं। कल को ईरान को भी पाकिस्तान का दुश्मन बनाया जाएगा, और यूं पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन हो जाएगी एज पर द इंपीरियल प्लान, एज पर द ग्रेट गेम, द न्यू ग्रेट गेम इन द रीजन, जिसका मकसद जो है वो चाइना को कंटेन करना है, और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस में लेकर जाना है। अब ये उस वक्त मैंने थ्योरेटिकल कहा था, बिकॉज थ्योरेटिकल डॉट कनेक्टिंग एक डिफरेंट चीज़ है, और हम जो एनालिस्ट इंडिविजुअल हैं, हम तो ज़ाहिर है एक बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर एनालिसिस ऑफर करते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इदारे और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी बड़ी लंबी सोच होती है, और वो इवेंट्स ऑन द ग्राउंड पैदा कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास एसेट्स हैं, पैसा है, रिसोर्सेज हैं, वो खरीदो फरोख्त करते हैं लोगों की, इंस्टीट्यूशंस की, कैरेक्टर्स की। तो वो इवेंट्स ग्राउंड पे पैदा करते हैं, जिससे लोगों की तमाम थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, इस वक्त पाकिस्तान में लोग शादियाने बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। मुझे भी सबसे पहले इस खबर की इतला मेरी 12 साल की बच्ची जो है छोटी,
اس نے مجھے آ کے دی کہ ڈیڈی، وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی، بڑی خوش تھی. اس نے آ کر کہا کہ ڈیڈی پاکستان نے ایران کے اندر بڑی زبردست قسم کی اسٹرائکس کی ہیں. شی واز ویری ہیپی. اس کے بعد میں نے ٹویٹر کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ باقی بھی بڑے لوگ، بہت سے لوگ بڑی خوشیاں منا رہے تھے وہاں پہ. اینڈ دے ہیو لاجیکل ریزنس فار دیٹ. لیکن ان کی بھی خوشی اسی قسم کی تھی جس طرح کی میری 12 سال کی بچی کی خوشی تھی. جب مجھے اس نے یہ بتایا اور میں نے ان سب کی خوشی دیکھی تو میرا دل، یقین مانیے، ڈوبنے لگ گیا. ڈوبنے اس لیے لگ گیا کہ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک پولیٹیکلی کریکٹ پوزیشن کو سپورٹ کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. اس وقت پولیٹیکلی کریکٹ پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا زبردست کام کیا ہے، پاکستان کی ایئر فورس نے ٹھوک دیا ہے ایران کو. تو یہ بڑی ایک خوشی کا مومنٹ ہے بہت زیادہ سادہ انوسینٹ معصوم پاکستانیوں کے لیے. اور اسی پولیٹیکلی جو پوزیشن ہے، پولیٹیکلی کریکٹ پوزیشن ہے، اس کے خلاف کاؤنٹر انالیسس آفر کرنے کے لیے ہی آپ کو مورل کریج چاہیے ہوتی ہے اور اسٹرینتھ آف کیریکٹر چاہیے ہوتا ہے، جو اکثر اس کی کمزوری بڑی ویزیبل ہوتی ہے چیزوں میں، کیونکہ لوگ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. ایران نے ایک بلنڈر کیا اور پاکستان نے اس بلنڈر میں اضافہ کر دیا. ایران اور پاکستان کسی تیسری طاقت کے ہاتھ میں کھلونا بن رہے ہیں، بے وقوف بن رہے ہیں. تماشا لگ رہا ہے ایران اور پاکستان کا یہاں پہ. اس کو ہمیں تھوڑا سا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے ہم اس انالیسس کو دیکھ لیتے ہیں. ایران کی اس غلطی نے، جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کور نے یہ غلطی کی، اس نے ایک بڑا ڈیفیکلٹ پزل اور چیلنج پاکستان کی ملٹری کے لیے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے کھڑا کیا. تو چیلنج یہ تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کریں یا نہ ریٹیلیٹ کریں. اگر ریٹیلیٹ نہیں کرتے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے کیا، دوسری آپشن انہوں نے ایکسرسائز کی. ریٹیلیٹ نہیں کرتے تو انہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، انہیں ریجنلی کمزور سمجھا جاتا ہے، انٹرنیشنلی کمزور سمجھا جاتا ہے. ان کے دشمنوں کو، خواہ وہ ایران میں بیٹھے ہوں یا وہ اسے کہتے ہیں یا ہندوستان میں بیٹھے ہوں، اور ان کے جتنے بھی الائز ہیں جیسے عرب ورلڈ کے لوگ ہیں، ان سب کو سوچنے کا اور ہنسنے کا موقع ملے گا. سب یہ سوچیں گے کہ ایرانی پاکستانی ملٹری جو ہے وہ کمزور ہے. پہلے ہندوستان نے کیا تھا، اب اسے کہتے ہیں اب ایران کو ہمت ہو گئی ہے، ایران نے بھی میزائل داغ دیے، تو پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنا ہوگا. یہ ان کی بڑی ڈیفیکلٹ پزل اور چیلنج ان کے لیے بڑا ہی ڈیفیکلٹ قسم کا تھا. اور اس میں الٹیمیٹلی انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو وہ کر سکتے تھے. اچھا، اب اس میں کچھ لوگوں کے اس میں ایک کمپیریزن لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہے کہ 2019 میں جب عمران خان کی حکومت تھی اور جب ہندوستان نے پلوامہ کے بعد بالا کوٹ کے اوپر اسٹرائک کی، مدرسے کے اوپر، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی لاس آف لائف نہیں ہوا تھا. یہ اور بات ہے جو میں نے کبھی کہا نہیں پہلے، کہ ہم نے رپورٹرز کو ہم لے کر نہیں گئے تھے. اس وقت DGI جنرل غفور تھے، اور جنرل غفور نے پہلے کہا تھا میں رپورٹرز کو لے کے جاؤں گا، لیکن وہ 3 4 5 6 7 دن تک، میرا خیال ہے کتنے دن گزر گئے تھے، رپورٹرز کو وہاں نہیں لے جا سکے تھے. انڈین میڈیا نے اس کا انالیسس یہی کیا تھا کہ وہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک لاس آف لائف وغیرہ ہوا ہوگا، جس کو کہ پاکستانی سائٹ چھپاتی. ہمیں حقائق کا نہیں پتا. لیکن انڈیا کے ساتھ جو مومنٹ اور اسٹینڈ آف تھا بالا کوٹ کے بعد، جس میں پاکستان نے آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر کاؤنٹر اسٹرائکس کی تھیں، وہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ مومنٹ تھا. اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، عسکری طاقت ہے، پاکستان سے کہیں زیادہ بڑی فوجی وہ طاقت ہے، وہ اس خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے. پاکستان کی ہندوستان سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑی ہیں، اور ملیٹریلی ہم کبھی بھی ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکے. وہ 1965 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو یا کارگل کا کانفلکٹ ہو یا کوئی اور بیٹلز ہوں، بیکاز ہندوستان ایک بڑی عسکری طاقت ہے اور ہم کچھ دنوں سے زیادہ ہندوستان سے لڑ نہیں سکتے. پوسٹ بالا کوٹ جو برنکسمین شپ پاکستان کو کرنی پڑی، وہ بڑی کریجیس، بڑی بولڈ برنکسمین شپ تھی. بیکاز اگر لڑائی ہو جاتی اور لڑائی طول کھینچتی، مسل اسٹرائک شروع ہو جاتی، تو کچھ دنوں سے زیادہ پاکستان اسے سسٹین نہیں کر سکتا تھا. اور انڈیا کے پاس بہت زیادہ فائر پاور ہے. بٹ انڈیا کے پاس خالی فائر پاور نہیں ہے. انڈیا کا جو ڈپلومیٹک فورن پالیسی کلاؤٹ ہے، انڈیا کا جو اسٹریٹجک کلاؤٹ ہے، انڈیا کا جو فائنینشیل کلاؤٹ ہے، انڈیا کا جو مورل کلاؤٹ ہے، ہندوستان کو جو دنیا کے ذرائع ابلاغ میں دنیا کی حکومتوں کے ساتھ اس کی سنکرونائزیشن ہے، وہ بہت زیادہ ہے. ایران دنیا میں، ایران ملیٹریلی پاکستان سے کمزور ہے. ہندوستان پاکستان سے ملیٹریلی کہیں گنا زیادہ اسٹرانگ ہے. ایران ملیٹریلی کمزور ہے. ایران ایک سینکشن کنٹری ہے. ایران انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ ہے. ایران نے سارا کلاؤڈ اپنا بنایا ہوا ہے، کبھی حماس کا، کبھی فلسطین کا، کبھی مسلمانوں کا کاز اٹھا کے. لیکن ایران ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے، سینکشن کنٹری ہے، اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ملتی ہے، گو کہ ریسورس رچ ہے، لیکن اپنے ریسورسز کو آسانی سے بیچ نہیں سکتا. ایران از ناٹ پاکستان's چیلنج، انڈیا از پاکستان's چیلنج.
जिस तरह से अफगान तालिबान आर नॉट पाकिस्तान चैलेंज। अफगान तालिबान की सिचुएशन पाकिस्तानी स्टेट के सामने बच्चों की सी सिचुएशन है। अगर अफगान तालिबान कोई बेवकूफ़ियाँ करें भी तो पाकिस्तान को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ उनके साथ डील करना है। हमले करना, स्ट्राइक्स करना, चढ़ दौड़ना जो है, ये नेसेसरली ताकत की निशानी नहीं है, इससे आपकी ताकत में कमजोरी होती है। ईरान इज अ वीकर मिलिट्री पावर देन पाकिस्तान। इंडिया इज अ मच स्ट्रॉन्गर मिलिट्री पावर देन पाकिस्तान। बालाकोट के बाद इंडिया को चैलेंज करना और स्ट्रेटेजिक रीसेट इंडिया की रिक्वायरमेंट थी। ईरान को कोई स्ट्रेटेजिक रीसेट नहीं चाहिए यहाँ पे। ईरान के कोई क्लेम नहीं है, ईरान को कोई मुरीदके पे हमला नहीं करना, ईरान को कोई लाहौर के करीब आके एयर स्ट्राइक नहीं करनी, ईरान को कोई पाकिस्तान में डीप जाके एयर स्ट्राइक नहीं करनी। ईरान की इक्वेशन और हिस्टोरिकल जो झगड़ा है पाकिस्तान के साथ, जिसका नेचर एक बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर है, उसकी नेचर, उसकी कैफियत, उसकी हकीकत, उसकी तारीख जो है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। Iran is not Pakistan's enemy. Iran can become Pakistan's enemy. Have we made Iran our enemy as of now? कुछ इसमें ज़ाहिर है ईरान की गलती भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या है, लेकिन ये एक क्रूशल मोमेंट है कि इसके आगे जो है वो क्या होना है। ईरान का जो एक्शन है वो बहुत ही, क्या लफ्ज़ इसके बारे में इस्तेमाल करें, इट वाज अ बिग बिग ब्लंडर। लेकिन ये एक्शन किया किसने? ये क्लियरली, अच्छा, दोनों जो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं ईरान की तरफ से कि उन्होंने जैश ए के लोगों को टारगेट किया, मैंने पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन किया था, और पाकिस्तान की तरफ से एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हमने बीएलए भी, दोनों बकवास एक्सप्लेनेशन हैं। ना उन्होंने कुछ जैश ए का कुछ बिगाड़ा है, ना हमने कुछ बीएलए बीएलएफ का बिगाड़ा है, ना अमरीकी अपने हमलों से हूती का कुछ बिगाड़ पा रहे हैं। इस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक और हमले सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं, इसमें आप मैसेज कन्वे करते हैं, इसमें कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खास करके गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन को। सो ईरान का जो एक्शन सिंबॉलिक है, ये किसने किया? ये फैसला कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर भी आपने स्ट्राइक करनी है, जो हमें समझ आती है कि ये डिसीजन जो है, और कब किया और किसने किया, ये डिसीजन जो है, ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ये डिसीजन किया होगा। अब इसमें 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 16 जनवरी को ये हमला हुआ पाकिस्तान के अंदर। 15 जनवरी की रात के बाद और 16 जनवरी की मॉर्निंग में 12:30 बजे 1 बजे के करीब ये हमला हुआ पाकिस्तानी बलूचिस्तान। 16 जनवरी को पाकिस्तान की नेवी और ईरानी नेवी के दरमियान में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई समवेयर इन द अरेबियन सी और द रेड सी। तो किसी साइड को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इस हमले से, इस हमले की खबर आने से, इस हमले से चंद घंटे पहले या कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात हुई ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्हियां से। अमीर हुसैन अब्दुल्हियां, आई एम कंफ्यूजिंग हिज नेम, बट अब्दुल्हियां के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, तो दोनों साइड के पास कोई ऐसा ब्रीफ नहीं था। पाकिस्तान के पास तो ज़ाहिर नहीं होना था, पाकिस्तान को नहीं पता था कि रेवोल्यूशनरी गार्ड क्या कर रहे हैं, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को इस हवाले से कुछ भी नहीं पता था। ही वॉज कम्प्लीटली इन द डार्क। इसी तरह से 2-2.5 दिन पहले जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील बाज़वानी इस्लामाबाद में थे, तो एक ईरानियन डेलीगेशन जिसमें ईरान के जो अफगानिस्तान के लिए स्पेशल एनवॉय है मिस्टर कूमी, वो वहाँ आए और पूरा डेलीगेशन जलील बाज़वानी से मिला और बहुत सी बातें हुई ट्रेड और डिफरेंट चीज़ों की। तो जाहिर है कि उनके पास कोई ऐसा ब्रीफ नहीं था ईरान की रंजिश के हवाले से। ये बातें सब हो रही हैं, आप लिटरली कहें कि 13 जनवरी से लेके मैं 16 जनवरी के दरमियान की बात कर रहा हूँ। ईरान के अंदर जो हमला हुआ था जनरल कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी के ऊपर, वो मेरे ख्याल है 3 जनवरी को हुआ था। ईरानी रेवोल्यूशन ईरानी रेवोल्यूशन जो गार्ड कोर है, वो डेफिनेटली बड़ी सख्त अंडर स्ट्रेस थी कि उसको काउंटर स्ट्राइक करनी है कहीं ना कहीं दुनिया में। और ये अब क्वेश्चन ये उठता है कि ईरानी जो IGRC है, IRGC है, इसने सिर्फ इनकॉम्पिटेंस की वजह से, क्योंकि इनको को टारगेट ढूंढने थे ईरान में, सॉरी इराक में, सीरिया में, लेकिन पाकिस्तान वेरी अनलाइकली टारगेट। सीरिया और इराक के अंदर इनके टारगेट्स वर लाइकली टारगेट्स, बिकॉज वो इनका एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही वही है, इसराइल के साथ या किसी और एसेट्स के साथ। पाकिस्तान के अंदर का टारगेट जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की मेन्यू चॉइस लिस्ट के अंदर कैसे आया होगा, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंतहाई पेनिट्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक जनवरी 2020 में आपको याद होगा कि इन्होंने एक यूक्रेनियन एयरलाइंस का जहाज, एक फ्लाइट थी 752 या 762 समथिंग, उसको इन्होंने इमाम खोमेनी एयरपोर्ट के ऊपर शूट डाउन कर दिया था, जो ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड कोर था, बदहवासी के अंदर, क्योंकि उससे पहले इनके ऊपर कोई हमला हुआ था। तो ये एक क्रूज मिसल में और एक बहुत बड़े बोइंग या एयरबस के जहाज के साइज में फर्क नहीं कर सके थे, और उसमें आई थिंक 176 या 200 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद वो केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, फिर बाद में वो जो कमांडर थे
10 لوگوں کو سزا بھی دی اور انٹرنیشنل میڈیا کا خیال تھا کہ سزا بڑی ناکافی ہوئی ہے اور یہ پور لائی واش کر رہے ہیں. لیکن یہ اس حد تک انکمپیٹنٹ ہیں. یہاں پر یہ انکمپیٹنس تھی یا پینیٹریشن تھی؟ کیا ایرانی ریولوشنری گارڈ کو کسی نے استعمال کیا؟ ان کی مینیو چوائس آف لسٹ میں پاکستانی بلوچستان بھی ڈالا؟ بیکاز بات اس کو اور کھول کے لمبے طریقے سے سوچیں کہ یہاں پر ری اورینٹیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایران کی طرف سے ایک ان پروووکڈ ناجائز بلنڈر کروایا گیا اور پاکستان کی سائڈ سے اس کا جواب دیا گیا. میری 12 سال کی بچی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے اور بہت سے اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے کہ ایران نے چونکہ پہلی اسٹرائک کی، ایران اس کے لیے ریسپانسبل تھا، اس لیے پاکستان ہیڈ دا رائٹ آف کاؤنٹر اسٹرائک. پاکستان نے کاؤنٹر اسٹرائک کی. لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں ہو رہا، یہ سیریس چیز ہو رہی ہے ان دو ملکوں کے درمیان میں جن کے درمیان 75 سال سے، جب سے ان کی ایگزسٹنس ہے، کبھی بھی کوئی ملٹری قسم کا کانفلکٹ نہیں ہوا. آل آف سڈنلی جب ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ری اورینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کانفلکٹ بھی ہماری مینیو چوائسز کے اوپر آ جاتا ہے کہ ایران جیسے ملک سے علامہ اقبال جہاں کہیں بھی ہیں جنت میں، وہ دھاڑے مار کے ان کو رونا چاہیے. کیونکہ یہ جو شاعر مشرق نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک کاشغر. یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا جو سارا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، جو ان کی مین ریسرچ تھی، پرشین لٹریچر کے اوپر ہی تھا. آدھی سے زیادہ شاعری ان کی جو زیادہ ڈیپ شاعری ہے وہ تو پرشین میں ہے. اتنے پرانے ہمارے ڈھانڈے اور تعلقات، ہماری ساری اردو کی زبان جو ہے وہ ہماری بوروڈ ہے فرام پرشین سے، عربک سے. تو یہ ایک بڑا عجیب قسم کا کانفلکٹ جو ہے ہم نے ڈھونڈ لیا ہے اپنے امریکی آقاؤں کی جو ہماری ری اورینٹیشن کر رہے ہیں. اس وقت اگر آپ ویب سائٹس پہ جا کے لکھیں ایران قوما پاکستان، تو آپ دیکھیں گے کہ ساری ٹاپ کی جتنے بھی امریکن پبلیکیشنز ہیں وہ گلیفلی لمبی لمبی جو ہیں ڈیٹیلز دے رہی ہیں. اور جیسے ہی ایران کی یہ اسٹرائک ہوئی تو فوری طور پر امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، جس کو اور پاکستان کی کبھی خبر نہیں ہوتی کسی چیز کی، وہ فوری طور پر دے ور دیئر ٹو بیسکلی سپورٹ پاکستان وتھ فل سپورٹ اینڈ آل دیٹ. یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی اگر ہمیں نہ سمجھ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر اللہ ہی ہمارا جو ہے وہ حافظ ہے اس میں. بہرحال ایک اور میں آپ کے سامنے انسیڈنٹ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہوں کہ 2015 میں ان ٹرمز آف پینیٹریشن کی کیسے چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. 2015 کے میرے خیال جون جولائی میں ایسا منتھ میں ٹرکش ایک F-16 جہاز فائٹر جو تھا، جو ایک امریکن بیس انسرکل کے کس بیس سے اڑا تھا، اس نے Su-24 جو ایک رشین پلین تھا، فائٹر پلین تھا، جو انٹرسیپٹر تھا یا واٹ ایور، جو سیریا کے اوپر بیسکلی چکر لگا رہا تھا اور اس کا ایک ہیئر پن ٹرن اس نے کرنا تھا. اور وہ میرا خیال ہے لٹرلی 17 سیکنڈز کی اس کی مسٹیک ہوئی. وہ 1 میل جو ہے وہ ٹرکش ٹیریٹری کے اندر چلا گیا، وہ کہ ٹرکس کہتے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری میں تھا، رشینز کہتے ہیں نہیں، وہ سیرین ایئر اسپیس میں تھا. اور ٹرکش F-16 پلین جو ہیں انہوں نے اس کو لاک کیا اور اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. جب پائلٹ نے اپنے آپ کو پیرا شوٹ کیا نیچے، اس کو سیرین ریبلز نے مار ڈالا. اس کو ریسکیو کرنے کے لیے جو ٹیم آئی اس کو بھی سیرین ریبلز نے مار ڈالا. یہ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا جس کے بعد کچھ دیر کے لیے رشیا میں اور ٹرکی کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے تھے. پھر ٹرکی نے اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو ٹرکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان نے اپنے پائلٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرکی ہیڈ دا رائٹ آف ڈیفینس. یہ اور بات ہے کہ اس کے 1 سال کے بعد جب امریکن اسپانسرڈ کو ہوا ٹرکی میں سم ویئر ان جولائی آف 2016، تو ایک نئی ٹرکش انکوائری نے یہ ریویل کیا کہ وہ جو 2 پائلٹ تھے ٹرکس، وہ بیسکلی گلن گروپ کا حصہ تھے. اور وہ ایک سازش تھی جس میں روس اور ترکی کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن روسی میچور تھے، وہ ایک گریٹ پاور ہیں، انہوں نے اپنے تعلقات کو خراب نہیں ہونے دیا. یہ پہلا انسٹنٹ تھا 1953 کے بعد کہ کوئی نیٹو کے کسی جہاز نے فارمر سوویت یونین رشیا کے کسی جہاز کو ٹارگٹ کیا. 1953 سے 2015 تک ایسا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. ایک نیٹو کے جہاز کو 2015 میں یوز کیا گیا رشین ایئر فورس کے خلاف. ادروائز there was no military engagement and combat between them. 2016 کا جو امریکن اسپانسرڈ کو تھا رجب طیب ایردوغان کے خلاف، وہ اس لیے ناکام ہو گیا کہ رشین انٹیلیجنس جو ہے اس نے بہت دن پہلے اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ ٹرکش گورنمنٹ کو دے دی ہوئی تھی. اور ٹرکش گورنمنٹ جو ہے ایز پر انڈرسٹینڈنگ فلی تیار تھی، ان کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اسی وجہ سے جو اک پارٹی کے لوگ ہیں، 4 لاکھ مسجدیں ہیں استنبول کے آگے پیچھے، استنبول شہر بہت بڑا شہر ہے، تو اس رات کو اک پارٹی نے اپنے تمام لوگوں کو ویسے ہی دعا کرنے کے لیے مسجدوں میں بلایا ہوا تھا. یہ ویسے ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ٹرکش لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے. وہ تیار تھے، ان کو اندازہ تھا، ان کو ایک سینس آف ڈائریکشن تھی کہ کیا ہونے والا ہے. اور وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ رشین انٹیلیجنس جو ہے انہوں نے
प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान को ब्रीफ किया हुआ था कि देयर इज अ प्लान, एक प्लान जो है वो उनके खिलाफ बन रहा है। ये मैं आपको बताना इसलिए रहा हूँ कि पेनिट्रेशन और यानी ये जो कुछ भी ईरानियन, अच्छा अब जो कुछ भी किया है ईरानियन रेवोल्यूशनरी ने गार्ड ने शुरू में, ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री या टॉप गवर्नमेंट ये किसी ने वहां पर ये डिसीजन लिया। इसकी बाद में कभी अगर तहकीक होगी तो ये बात जो है वो पता चलेगी। एंड रिजल्ट क्या आपके सामने आ रहा है? एंड रिजल्ट ये है कि धीरे धीरे पाकिस्तान का ईस्टर्न साइड जो है वो कूल होती चली जा रही है, वहां पे हमारा झगड़ा नहीं है, और हमारा झगड़ा जो है वो हमारे वेस्ट के ऊपर जो है वो डेवलप करता चला जा रहा है। बाकी बहुत सी मेरे पास और भी डिटेल्स हैं, लेकिन बात बड़ी लंबी हो गई है, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। जो कुछ भी हुआ ये पाकिस्तान, ईरान और मुस्लिम दुनिया के लिए बड़ा सैड दिन है। अगर अभी भी कोई मेच्योरिटी हो, ईरान इसमें मेच्योरिटी दिखाए, तो एक तरह की चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है, ईरान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान में मुलाकात होनी चाहिए ताकि ये अपने रिलेशंस को रीसेट कर सकें। मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि अगर इतनी अकल हो, अगर ये अकल नहीं होगी, अगर दोनों मुल्क इसको ठीक नहीं कर सकेंगे, तो जिन्होंने ये करवाया है सारा कुछ, मुझे कोई शक नहीं है कि करवाया क्या है, ये इससे खेलेंगे और ये इसको खेल के कहीं से कहीं ले जाएंगे। इसकी बड़ी implications होंगी पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए। आई डोंट नो व्हाट्स बीइंग कुक्ड ओवर हियर, समथिंग इज बीइंग कुक्ड, वी डू नॉट नो। एक इंडिविजुअल की बड़ी लिमिटेशंस होती हैं चीज़ों को समझने में। आई एम नॉट एन इंस्टीट्यूशन, मेरे पास कोई 100 रिसर्चर बैठे काम नहीं कर रहे, लेकिन मुझे धुआं नज़र आ रहा है, मुझे खतरा नज़र आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि कुछ पकाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। समथिंग इज बीइंग डन टू बोथ ईरान एंड पाकिस्तान। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ईरान के साथ कुछ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा स्लिपरी पाथ होगा। फिर मुलाकात होती है आपसे।